चलिए मित्रों, तो आज हम करते हैं डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट फिफ्थ हिस्ट्री का। 100 क्वेश्चंस आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 25 क्वेश्चंस और करेंगे तो 125 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अभी तक के जो हमारे पार्ट्स थे उनमें हमने फोकस किया था मेडिवल पे और एशियंट पे। ठीक है। अब आपका जो पार्ट फिफ्थ है ये टोटली फोकस्ड रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपके अलग अलग चैप्टर से आते हैं हम उन पर फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल का चला था एंटी पार्टीशन के अगेंस्ट, सॉरी एंटी पार्टीशन के क्या वो सपोर्ट में, मतलब कि पार्टीशन उनको नहीं चाहिए था। 1905 1906 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है। तो भाई पहला है, द बिग जमींदार्स ऑफ बंगाल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश बाय नॉट सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट। क्या ये ऑप्शन आपका सही है? तो भाई देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? कि भाई जो भी बड़े जमींदार थे आपके वो ब्रिटिश राज के लॉयल रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस लीडर्स का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, इन सबका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत होगा। Second, Indian National Congress supported the Swadeshi movement in Banaras session by extending the movement to the rest of India and transforming it into the mass struggle. तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूव कॉल लिया था, बनारस सेशन में लिया था। कब लिया था? 1905 में। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे भाई जीके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा था कि भाई हम सपोर्ट करते हैं स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का जो बंगाल में चल रहा था। लेकिन क्या उन्होंने एक्सटेंड किया था इसको पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में मास स्ट्रगल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे भाई आपके, उन्होंने इस चीज का कॉल लिया था। ठीक है। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को, लेकिन पूरी इंडिया में एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया था। एक्सट्रीमिस्ट कौन आपके आ जाते हैं? तिलक आ जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल आ जाते हैं, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष वगैरह। ठीक है। तो स्टेटमेंट टू जो है आपका, ये भाई आपका गलत है। दोनों ही गलत है। Next, with the advent of British power in India, which of the following is not correct regarding subsidiary alliance in India? Subsidiary alliance system क्या था? Subsidiary alliance system जो था आपका, ये लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1805, सॉरी 1798 से लेके 1805 तक। ये टाइम पीरियड था जब सब्सिडी लाइन सिस्टम आपका लगा हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट आता है, इंडियन रूलर्स वुड हैव टू एग्री टू पोस्टिंग ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट एट हिज कोर्ट। बिल्कुल सही। सब्सिडी अलाइन सिस्टम में भाई ये फीचर था कि भाई एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो इंडियन रूलर की कोर्ट में रहेगा। तो भाई ये सही है। इंडियन रूलर्स हैव टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ब्रिटिश रेसिडेंट की एडवाइस के अगेंस्ट भी ले सकते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई हमारी पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंसी, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते थे। तो दिस द करेक्ट आंसर, मतलब ये आपका ऑप्शन सही नहीं है सब्सिडी अलायंस सिस्टम के सपोर्ट में। उसके बाद अलाइन रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड फॉर परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन इट्स टेरिटरी विद द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। कि भाई जो राज्य आपका सब्सिडी लाइन सिस्टम के अंडर में है उनके पास एक ब्रिटिश फोर्स रहेगी, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस का पेमेंट है वो उनको करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड इंडियन रूलर्स वुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसी भी तरह की कोई और यूरोपियन, आपके फ्रेंच, डच वगैरह वगैरह, उनकी सर्विसेज आप नहीं ले सकते, इंडियन रूलर्स नहीं ले सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना। तो भाई ये भी सही है। तो देखो हमें क्या करना होता है कि भाई जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें भाई एक सही ऑप्शन तो चूज करना होता है, बाकी ऑप्शंस गलत होते हैं। तो गलत ऑप्शन से हमें जो इन्फॉर्मेशन का गैप क्रिएट हुआ होता है वो हमें फुलफिल करना पड़ता है। मतलब अगर किसी को सब्सिडी लाइन सिस्टम के बारे में नहीं पता तो इन चारों स्टेटमेंट को वो देख ले। तीन स्टेटमेंट आपके बताते हैं कि सब्सिडी लाइन सिस्टम क्या था, एक स्टेटमेंट बताता है कि सब्सिडी लाइन सिस्टम क्या नहीं था। तो इसके जरिए आपको एक काफी हद तक आइडिया सब्सिडी लाइन सिस्टम का मिल जाएगा। Further, question number three, with reference to the period at the end of 18th century, the term हवलदार्स, गैंतीदार्स and मंडल्स were refers to। भाई ये कौन हुआ करते थे? तो भाई ये ना बेसिकली आपके हुआ करते था ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स इन द विलेजेस। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है। अलग अलग एरियाज में हवलदार्स बोला जाता था, गैंतीदास, बरगदास, मंडल्स वगैरह। एंड बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जमींदार वगैरह को पेमेंट वगैरह नहीं दिया करते थे, रेंट वगैरह नहीं दिया करते थे। रिच फार्मर्स हुआ करते थे। ठीक है। जो अपने लैंड को डायरेक्टली कल्टीवेट किया करते थे, और उस जोतेदार वाले सिस्टम में ये बेसिकली पावरफुल हुआ करते थे।
Next, consider the following statement with respect to the Factory Act of 1881 and the Factory Act of 1991. पहला स्टेटमेंट आता है, the Factory Act of 1881 primarily dealt with the problem of child labor. तो भाई बिल्कुल सही, जो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ था, ये आपकी चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहा था. सेकंड, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 रेगुलेटेड द वर्किंग आवर्स ऑफ मैन. तो क्या ये सही है? तो देखो, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 ने मिनिमम एज जो है वो भाई 7 to 9 years रेज कर दी थी, और मैक्सिमम एज जो थी, मिनिमम तो 7 से लेके 9 कर दी थी, और मैक्सिमम एज थी 12 से लेके 14 बच्चों के लिए. बच्चों के जो वर्किंग आवर्स थे भाई वो 7 hour पर डे कर दिए गए थे. लेकिन जो आपके वुमेन के थे वो भी 11 hour कर दिए गए थे पर डे के हिसाब से. ठीक है, और उसमें 1 से 1.5 घंटे का उनका ब्रेक भी होना था. लेकिन जो मैन के वर्किंग आवर्स थे वो अनरेगुलेटेड थे. तो भाई ये आपका गलत है. और फिर थर्ड, दीज टू एक्ट्स डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश ओन टी एंड कॉफी प्लांटेशन. तो भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पर लेबर्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, और ऐसे कॉफी प्लांटेशंस और टी प्लांटेशन जो ब्रिटिश के द्वारा ओन किए गए थे उन पे ये रेगुलेशंस नहीं लगाए गए थे. तो फर्स्ट एंड थ्री. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एसोसिएशंस एंड द लीडर्स. तो भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके लीडर थे आनंद मोहन बोस. तो भाई बिल्कुल गलत. आनंद मोहन बोस नहीं थे, इसके लीडर थे दादा भाई नेहरू जी. ये इन्होंने लंदन में बनाई थी 1866 में. ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत. दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाड. तो भाई पूना सार्वजनिक सभा जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहली वाली एसोसिएशंस में आती हैं, और इसको एम जी रेनाड जो थे उनके एफर्ट से, आपके और भी बहुत सारे लोग थे, एस एच चुपनकर थे, गणेश वासुदेव जोशी थे, ये सब लोग थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. और फिर इंडियन लीग यानी कि केटी तेलंग. तो भाई जो आपकी इंडियन लीग थी उसको स्टार्ट किया गया था, कब उसको स्टार्ट किया गया था? 1875 में. किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था शिशिर कुमार घोष ने. ठीक है, केटी तेलंग ने नहीं किया था. हाँ, दैट्स इट. ठीक है, तो भाई ये आपका आ जाता है, भाई आपका ऑप्शन आएगा टू ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन अ ब्रीफ बट फियर्स वॉर इन 1799. जो आपका एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे भाई, है ना, एंग्लो मैसूर वॉर की आपकी सीरीज हुई थी. तो उन सीरीज में सबसे लास्ट जो वॉर था वो 1799 में हुआ. एंड दस पुटिंग एन एंड टू द एम्बिशंस ऑफ द मैसूर स्टेट. इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर. वॉर के बाद में क्या हुआ? तो पहला, ऑल द टेरिटरीज ऑफ मैसूर वर गिवन टू द ब्रिटिश एलाई द निजाम ऑफ हैदराबाद. तो देखो, आप सबको पहले पता होना चाहिए कि भाई जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट सबसे पहले आपकी वादियार जो फैमिली है, जो वादियार रॉयल फैमिली थी, उनको बिलोंग करती थी, है ना, उनको बिलोंग करती थी. और उनसे छीनी थी सत्ता किसने? हैदर अली ने. हैदर अली बाद में मर गया था, ट्यूमर या कैंसर से मरा था, और एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ही, सेकंड वॉर के दौरान मेरे ख्याल से मरा था, फर्स्ट वॉर के दौरान. तो उस टाइम पे उसका टीपू ने जो है वो पावर में आ गया. ठीक है, तो भाई बाद में टीपू हार गया. तो वाडिया जो फैमिली थी उनको ब्रिटिशर्स ने दोबारा से जो सत्ता है वो वापस कर दी थी. ठीक है, तो भाई उसके बाद में जब वॉर खत्म हुआ तो जो टीपू के डोमिनियन थे, जो उसके क्षेत्र थे, उनको ब्रिटिश और उनके अलाइज के बीच में बांटा गया, जो थे आपके निजाम. ठीक है, जो किंगडम था मैसूर का, उसको दोबारा से उनके डिसेंडेंट जो थे, ओरिजिनल डिसेंडेंट थे, वादियार फैमिली थी, उनको वापस दे दिया गया. तो भाई ऑल दैट टेरिटरीज ऑफ मैसूर वर गिवन टू द ब्रिटिश अलाइड निजाम ऑफ हैदराबाद, ये गलत होगा क्योंकि वाडियार फैमिली को भी दिया गया था और कुछ निजाम को दिया गया था. और दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है. तीसरा, सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द न्यू मैसूर स्टेट. तो अभी सब्सिडी अलायंस की बात हमने की थी, तरह की स्पेशल ट्रीटी थी जो नए राजा पर लगाई गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का है वो राजा के पास में रहेगा, बाकी जो चीजें हैं भाई और वो पूरी तरीके से कंपनी पे डिपेंडेंट रहे, है ना. तो मैसूर पहला स्टेट था भाई जिसपे आपका सब्सिडी अलायंस सिस्टम लागू किया गया था. आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 28 मंथ्स कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस. 1937 से लेके 1939 तक कांग्रेस का रूल रहा था बहुत सारी प्रोविंसेस में. तो भाई इनके बारे में क्वेश्चन है. सबसे पहला, कांग्रेस अबोलिश द जमींदारी सिस्टम. तो भाई ये बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए. दो रीजंस थे. पहला ये कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था भाई आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का. ठीक है, जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज थी उनके पास में इतनी पावर नहीं हुआ करती थी कि भाई ऐसे सिस्टम्स को वो हटा सके.
इसके साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं थे उनके पास में, रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट के पास जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जाता था। ठीक है, और इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ करता था कि भाई इसको वो लागू कर सके। दूसरी चीज, द पैसेज ऑफ अ टेनेंसी एक्ट गेव हेरिडिटरी राइट्स टू स्टेच्यूटरी टेनेंट्स इन आगरा एंड आव। अगर भाई आप लोगों गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि भाई खेत किसी और के होते हैं और कई बार वो खेत बटाई पर दे दिए जाते हैं। बटाई पर देने का मतलब है कि भाई खेत मेरा है और कोई और उस पर क्या कर रहा है, आपकी फसलें उगा रहा है, और एक सर्टेन पोर्शन अपने पास रखिएगा, बाकी जिसका खेत है उसको दे दिया जाएगा। कैश में भी हो सकता है और वो क्रॉप के टर्म में भी हो सकता है। तो यूपी में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था अक्टूबर 1939 में, जिसमें जो आगरा और अवध के भाई जितने भी टेनेंट्स थे उनको हेरिडिटरी राइट्स दे दिए गए थे कि बाप से बेटे को जमीन जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, और लैंडलॉर्ड जो है, जमींदार जो है, उन जमीनों को नहीं छीन पाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। उसके बाद, ड्यूरिंग कांग्रेस रूल यूसुफ मेहराली, अ सोशलिस्ट लीडर, वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द मद्रास गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एन इन्फ्लेमेटरी स्पीच। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह एक्ट किया था। सोशलिस्ट लीडर थे यूसुफ मेहराली, और उनको मद्रास गवर्नमेंट ने उकसाऊ यानी कि भड़काऊ स्पीच देने के अगेंस्ट में गिरफ्तार किया था। तो भाई सेकंड एंड थर्ड आ गए। नेक्स्ट आता है आपका, पाबना डिस्ट्रिक्ट वाज द एपिसेंटर ऑफ द एग्रेरियन अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल फ्रॉम 1870s to 1880s। इन दिस context consider the following statement। पहला, जमींदार्स effort to prevent the tenants from acquiring occupancy rights under Act 10 of 1859 was one of the main causes of unrest। कि भाई जमींदार जो थे वो क्या कर रहे थे, टेनेंट्स को एक्ट 10 जो था 1859 का, उसके अंडर में जमीनों पे अधिकार हासिल करने से, कब्जा हासिल करने से क्या कर रहे थे, रोक रही थी। ठीक है, जो भी उनकी क्या बोलते हैं, लीगल लिमिट से ज्यादा रेंट को बढ़ाने को लेकर मुद्दा था। ठीक है, तो ये उन्होंने फोर्स इविक्शन मतलब जबरदस्ती लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप्स को जब्त करना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ साथ जो कैटल हुआ करती थी उनको भी ले जाते थे। तो ये सब चीजें की थी। इसके साथ साथ उनके ऊपर मुकदमे भी ठोक दिए थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, लीगल रेजिस्टेंस वाज वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल। तो भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था वो लीगल रेजिस्टेंस था, मतलब वायलेंस बहुत कम हुआ था यहाँ पे। और जमींदार क्या करते थे, जो रियोत हुआ करती थी, जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, उनको जबरदस्ती चीजें मनवाने के लिए करते थे, और उसके अगेंस्ट में मुकदमे भी ठोक दिए थे। तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट आता था, अनरेस्ट वाज एम्ड एट एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। कि भाई ये पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन, सॉरी, ये पूरा का पूरा जो भाई अनरेस्ट था, ये इसका एम था कि भाई जमींदारी सिस्टम को क्या करना है, भाई हमें हटाना है। तो ये बेसिकली गलत है। इसका एम जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए का नहीं था, एक एंटी कॉलोनियल क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल एज होती है कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो भी नहीं था। इनका सिंपल सा था कि भाई हमें हमारी जमीनें हैं, जो रेंट वगैरह है, वो सब नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये गलत होगा। और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी कैंपेन फॉर द राइट्स ऑफ टेनेंट इन बंगाल। तो भाई 1880s के टाइम पे बंगाल टेनेंसी बिल जब पास हुआ था, तो इंडियन एसोसिएशन, जिसके हेड कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, वो उसको हेड कर रहे थे, आनंद मोहन दास बोस, द्वारकानाथ गांगुली वगैरह, उन्होंने टेनेंट्स के राइट्स के लिए मूवमेंट्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह चलाए। तो भाई स्टेटमेंट फोर्थ आपका सही है। तो भाई फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सी। Next, with reference to the Indian National Army (INA), consider the following statements. The idea of INA was first conceived by Mohan Singh. मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह इंडियन ऑफिसर थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जापानीज के पास गए थे कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, आईएनए का फॉर्मेशन करना है। तो भाई जापानीज आर्मी का और जो इंडियन पॉपुलेशन थी साउथ ईस्ट एशिया की, मलेशिया वगैरह में, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में डिसएग्रीमेंट्स हो गए मोहन सिंह और जापानीज आर्मी को लेके कमांड के रिगार्डिंग, कि भाई इंडियन नेशनल आर्मी की जो ऑटोनॉमी है, कमांड किसके पास में होना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट था इंडियन सोल्जर्स का, उसकी वजह से भी जापानीज आर्मी जो थे, उन्होंने जापानीज आर्मी उनके सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो बाद में डिसबैंडमेंट हो गया, मोहन सिंह को अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो स्टेटमेंट लेकिन फर्स्ट सही है। पहला आइडिया मोहन सिंह के पास आया था। उसके बाद, इट हैड टू हेडक्वार्टर्स, वन इन रंगून एंड अदर इन सिंगापुर, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड, वन ऑफ द बटालियंस ऑफ आईएनए अकम्पनीड जापानीज आर्मी इन द इम्फाल कैंपेन। तो भाई एक आईएनए के बटालियन जिसको हेड कर रहे थे शाह नवाज, रेड फोर्ट ट्रायल्स में आपने इनका नाम सुना होगा। तो भाई शाह नवाज जो थे वो जापानीज आर्मी के साथ में गए थे इंडो वर्मीज फ्रंट में, और इम्फाल कैंपेन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो भाई 1, 2 एंड 3। Now, in the context of freedom struggle, consider the following statement regarding the Bombay Plan. बॉम्बे प्लान अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा।
ठीक है। तो वही महालन वॉइस प्लान आता है, बॉम्बे प्लान आता है। तो वही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान्स जारी किए गए थे फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था आपका बॉम्बे प्लान, और ये आया था 1944-45 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड फेज में ही आया था। अब इसको लॉन्च किया था इंडिया के कैपिटलिस्ट ने। इसमें जेआरडी टाटा आ जाते हैं, जेडी बिरला आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके एक और नाम था उनका, हाँ, जॉन मथाई। तो इट वाज ड्राफ्टेड एंड ड्यूरिंग द 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल इन 1937 एंड 39 पीरियड, बिल्कुल गलत। दूसरा, जेआरडी टाटा एंड जॉन मथाई वर अमंग द सिग्नेटरीज ऑफ द प्लान, बिल्कुल सही। फिर आता है द प्लान एडवोकेटेड पार्शियल नेशनलाइजेशन, तो भाई ये भी बिल्कुल आपका सही है। बॉम्बे प्लान ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी, पब्लिक सेक्टर्स की बात की थी, और पार्शियल नेशनलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, इसके साथ साथ वर्कर्स की वेलफेयर स्कीम्स की भी बात इन्होंने की थी। तो भाई ऑप्शन आपका आ जाता है सेकंड एंड थर्ड। Question number 11. With reference to the Swami Dayanand, which of the following are his popular beliefs? आर्य समाज आप लोग नाम से परिचित होंगे। तो ही सपोर्टेड द नोशन ऑफ कर्म एंड साउल ट्रांसमाइग्रेशन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। संस्कृत एक्सपर्ट थे, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर चलो, बैक टू द वेद्स, है ना। तो ये बिलीव करते थे इन द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास, की वेद जो है अल्टीमेट सोर्स है सारे ट्रुथ का, सारी नॉलेज का। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, मूर्ति पूजा यानी कि आइडोलेटरी जो था उसको अपोज किया था उन्होंने। पुनर्जन्म के आइडिया को भी उन्होंने अपोज किया था, लेकिन कर्म के नोशन को उन्होंने सपोर्ट किया था, साउल ट्रांसमिग्रेशन को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। ठीक है। इसके साथ साथ स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यंग जनरेशन, ये भी उन्होंने कहा था हमें वेस्टर्न साइंसेस पढ़नी चाहिए ताकि यंग जनरेशन जो है वो अपना डेवलपमेंट कर सके। तो भाई ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसके साथ साथ आपको पता है कि डीएवी जो कॉलेजेस थे, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस जो थे, जिसमें भगत सिंह भी पढ़े थे लाहौर में, ऐसे बहुत सारे कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने खोले थे। स्टार्टिंग की थी 1886 में लाहौर में। तो भाई 1 2 Next, consider the following statement regarding the Khilafat movement. शौकत अली एंड मोहम्मद अली वर द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन। तो भाई ऑप्शन बिल्कुल सही है। शौकत अली और खिलाफत मोहम्मद अली जो थे वो खिलाफत एजिटेशन के क्या थे, आपके लीडर्स थे। 1920 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टर्की के जो खलीफा थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर जो उस टाइम पे था, उनके जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उनके ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज में बहुत सारी हार्श कंडीशंस पुट अप कर दी थी। ठीक है। और लोग ऑलरेडी जलियांवाला मैसेकर के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी खिलाफ थे। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि भाई ऑटोमन एम्पायर का जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार्श ट्रीटीज ला दी हैं वो भाई सही नहीं है। ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स इस बात से भी गुस्सा थे कि भाई उनकी क्या बोलते हैं, तुर्की को जो है उसके साथ में मिस ट्रीटमेंट हुआ है वगैरह वगैरह। और वो एक तरीके से उनके रिलीजियस खलीफा जो है उनके रिलीजियस लीडर की तरह काम करते थे। तो इस बात से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द मूवमेंट वाज टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ खलीफा ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द एस्ट वाइल ऑटोमन एम्पायर। तो भाई स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और थर्ड, खिलाफत एजिटेशन बिकेम पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो भाई क्या होता है कि भाई कांग्रेस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया कि भाई इन दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि भाई इनको ये लगा कि भाई ब्रिटिश के साथ में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम ये दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फरवरी 1920 में उन्होंने सजेस्ट किया कि खिलाफत कमेटी को कि भाई हम नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो भाई आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1920 में जून में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज है वहां पर नॉन कॉपरेशन का जो सजेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। और गांधी जी को कहा कि भाई आप लीड करिए मूवमेंट को। तो मूवमेंट आपका 1 अगस्त 1920 को जो हुआ लॉन्च किया गया। तो भाई थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। 1 2 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ईयर ऑफ कांग्रेस सेशन एंड द प्रेसिडेंट। तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी वो क्या थे, बिल्कुल सही, मद्रास में हुआ था सेशन। बदरुद्दीन तैयब जी उसके प्रेसिडेंट थे। सेकंड, 1924 महात्मा गांधी, ये आपका हुआ था बेलगांव में, ये भी ट्रू है। और 1938 जवाहरलाल नेहरू, ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ हुआ था, ये हुआ था हरिपुरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो फर्स्ट एंड सेकंड।
नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी 1942। देखने में लग रहा है कि भाई ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, लेकिन इसको सेटअप किया गया था इंडियन कैपिटलिस्ट, इंडियन पूंजीवादी, जो इंडियन आपके सेठ वगैरह हुआ करते थे उन्होंने। तो भाई जी एल मेहता, जी एल मेहता कौन थे भाई? उस टाइम पे फिक्की यानी कि एफ आई सी सी आई के प्रेसिडेंट थे। 1943 में उन्होंने कहा कि भाई एक पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी को सेटअप किया जाना चाहिए, जिसके बाद में ये आपका आया बॉम्बे प्लान। ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट करना, ये सीधे से सोच थी। क्वेश्चन नंबर 15, द लॉटरी कमिटी ऑफ 1817 was commissioned with the help of the British government for the purpose of raising funds for town planning। तो भाई ये लॉटरी कमेटी जो है वही किस प्रोविंस में, किस प्रेसिडेंसी में हुई थी? तो कैलकाटा भाई आप लोगों को पता है कि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैपिटल हुआ करती थी, पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह सब वहीं से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वहां पे था भाई आपका फोर्ट विलियम। ठीक है, तो भाई ये लॉटरी कमेटी वगैरह वहीं पर स्टार्ट की गई थी ताकि हम सिटी का डेवलपमेंट पब्लिक लॉटरीज के थ्रू किया जा सके। नाउ हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन आया था भाई आपका, साइमन कमीशन का नाम आप सबने सुना होगा। साइमन कमीशन की जो भी फाइंडिंग्स थी उनके अगेंस्ट में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कहा कि भाई हम जो है अपनी एक कमेटी बनाएंगे। तो उन्होंने कमेटी बनाई, उसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसके चेयरमैन जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट से सब लोगों को जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उन्होंने एक सारी पार्टीज के बिहाफ पर नेहरू रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को सारी पार्टीज का कन्वेंशन हुआ था, ऑल पार्टी कन्वेंशन हुआ था कलकत्ता में दिसंबर 1928 में, वहां पर पेश किया गया। क्या थे भाई उसके फीचर्स? पहला, इट इन्वेस्टेड इंडिया टू बी अ फेडरेशन विद लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। इन्होंने कहा इंडिया एक फेडरेशन होना चाहिए। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस मतलब कि भाषाई आधार पर प्रोविंसेस, आपके राज्य जो है डिवाइड किए जाने चाहिए और उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। तो भाई इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो हैं, आपकी उस टाइम की विधानसभाएं हुआ करती थी, वहां पर आपकी रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स वगैरह को रिजर्व किया जाए। ये भी सही आता है। फिर आता है द रिपोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेटिंग सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस। तो ऐसा नहीं है, इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि सिंध प्रोविंस को बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इट सजेस्टेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा जो इलेक्शंस हैं वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स के बेसिस पे किए जाने चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा फैक्शन जो था, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग ही जो थी, उसके हेड थे मोहम्मद शफी, आगा खान वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई जो हम अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वहां वो नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या हुआ करता था कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन है तो भाई मुस्लिम लीडर्स हैं, वही चुनाव लड़ेगा। ठीक, तो भाई फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज स्टार्टेड टू एक्सप्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड अगेंस्ट पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर टू। तो भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका किस वजह से हुआ था? अगस्त ऑफर की वजह से हुआ था। आपका अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। और लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पे सोचा कि भाई एक दोबारा से मास स्ट्रगल के लिए ये भाई आपका सही समय नहीं है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वॉर एफर्ट्स हैं उनको हमें रोकना टोकना नहीं चाहिए। तो भाई उन्होंने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की। इंडिविजुअल सत्याग्रह होने चाहिए, लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों का जो डिसइंटरेस्ट है वो वॉर में दिखाया जा सके। ठीक है, तो वही पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आता है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो भाई ये आपका गलत है। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका विनोबा भावे जो थे उन्होंने किया, उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1941। तो भाई पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर एसोसिएटेड विद द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज। तो भाई पॉलिटिकल वर्क का जो कम्युनिस्ट उस टाइम पे एसोसिएटेड थे, उनका काम था कि वर्कर्स और पीजेंट्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है, उनकी पार्टीज बनानी है। तो भाई आपकी पार्टी एक आई थी उस टाइम पे, लेबर स्वराज पार्टी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी थी। इसको ऑर्गेनाइज किया था मुजफ्फर अहमद ने।
ठीक है। काजी नजरुल अस्लाम थे, हेमंत कुमार थे, सर हेमंत कुमार सरकार, इन सब ने बंगाल में इसको बनाया था 1925 में। और फिर 1926 में कांग्रेस लेबर पार्टी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में, और कीर्ति किसान पार्टी हुई थी पंजाब। ठीक है। तो लेबर किसान पार्टी थी हिंदुस्तान की, भाई वो मद्रास में 1923 से फंक्शन कर रही थी। अब 1920s के पास भाई और ज्यादा बंगाल, बॉम्बे, पंजाब, यूपी वगैरह वगैरह सब जगह ना आपके इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, इस तरह की कमेटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कांग्रेस के साथ में अलाइन होके हमें वर्कर्स का और पीजेंट्स का क्या करना है, हित करना है। ठीक है। और इनका एम था वही कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज हासिल करना। तो भाई बाद में फिर क्या हुआ, इनके साथ में और भी लोग जुड़े, जैसे सोहन सिंह जोश है वो जुड़े, ऐसे दांगे जुड़े, और पीसी जोशी भी है। उन्होंने इस तरह की एसोसिएशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। Now, question number 19. Consider the following events. Government announced the annulment of the partition of Bengal. ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको बिठाना है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो भाई सबसे पहले आपका आया था पैसेज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बाय कर्जन। ठीक है। ये भाई आपका सबसे पहले आया था, ये आया था आपका 1902 में। ये यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 नाम से जाना जाता है। इसमें एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी शिमला में, और फिर रिकमेंडेशंस आए थे आपके यूनिवर्सिटीज कमीशन के। ठीक है, 1904 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसके थ्रू जो गवर्नमेंट थी वो यूनिवर्सिटीज पे अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी, ताकि उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे उन पे कंट्रोल किया जा सके। तो ये पहला ऑप्शन आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हाँ, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसको एनसीई बंगाल कहा गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया था सतीश चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, उन्होंने बनाया था, बाकी नेशनलिस्ट थे। और अरविंदो घोष भी इसमें शामिल थे, जो उसके प्रिंसिपल थे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना इनका एम था, स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना। तो सेकंड आपका ये था। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एनलमेंट यानी कि पार्टीशन जो हुआ था आपका बंगाल का। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग आपके बने थे गवर्नर जनरल इंडिया के। उसके बाद जब जॉर्ज फिफ्थ का विजिट हुआ था इंडिया पे, दरबार दिल्ली दरबार हुआ था, तो भाई आपका 12 दिसंबर 1911 में भाई जो पार्टीशन बंगाल का था उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो ये हो गया आपका थ्री, तो 3, 2, 1 सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर द कॉजेज बिहाइंड द 1857 रिवॉल्ट। भाई क्या कॉजेज थे 1857 रिवॉल्ट के पीछे, तो ये पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, सिपाहीज वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको भत्ता कहते हैं, व्हेन सर्विंग इन सिंध और इन पंजाब। तो भाई 1857 का रिवॉल्ट बहुत मेजर अपराइजिंग थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, आपकी मई में स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है। और इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो इसके बहुत अलग अलग आपके रिवॉल्ट, सॉरी, इसके बहुत सारे अलग अलग कॉसेज आते हैं। आपके मिलिट्री कॉसेज आते हैं, सोशल एंड रिलीजियस कॉसेज आते हैं, और इकोनॉमिक कॉसेज आते हैं, और इसके साथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉसेज आते हैं। तो भाई ये पहला वाला आपका मिलिट्री कॉसेज में आता है। जो इंडियन सिपाही थे उनको क्या किया जाता था, जनरली उनको यूरोपीय सिपाहियों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था, भले ही सेम रैंक पर हो। इसके साथ साथ उनके घर से दूर उनको सर्व करने के लिए मजबूर किया जाता था, और उनको जो है जो फॉरेन अलाउंस भत्ता होता है वो भी नहीं दिया जाता था, फॉरेन सर्विस अलाउंस। तो भाई ये सही है। दूसरा आता है आपका जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट रिक्वायर्ड द सिपाहीज मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। तो भाई ये आपका एक कानून आया था, इस कानून के अंडर में वो समुद्र को पार करके भी भाई कहीं ना कहीं जो है उनको ब्रिटिश जो भी ऑक्यूपाइड एरियाज वहां जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस टाइम पे जो हिंदू धर्म था उनकी मान्यता ये थी कि हमें समुद्र पार करके नहीं जाना, अन्यथा हमारी जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी सिपाही जो थे वो नाराज थे। और फिर मिलिट्री अथॉरिटीज फॉरगेट द सिपाहीज टू बियर कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स। वही मिलिट्री अथॉरिटीज ने लोगों को उनके जो धर्म और उनके कास्ट से रिलेटेड चीजें हैं उनको प्रदर्शित करने से रोक दिया था। इसके साथ साथ रूमर्स फैल गई थी कि भाई जो क्या नाम है, जानवरों की चर्बी वाले कारतूस हैं, सुअर की चर्बी वाले, गाय की चर्बी वाले कारतूस हैं जो नए आपके आने थे एनफील्ड राइफल वाले, उनको मुंह से चबा के फेंकना है, फिर उनको भरना है मस्कट में। ठीक है। तो भाई ये भी आपका ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पब्लिकेशंस एंड द पर्सनालिटीज एसोसिएटेड। तो सबसे पहला आता है भाई आपका इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट जो था ये बेसिकली आपका स्टार्ट किया था वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है। वैलेंटाइन शिरोल जो थे वो लंदन टाइम्स के थे, लंदन टाइम्स से एसोसिएटेड थे। उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे 1910 में, फिर उनको बुक के फॉर्म में पब्लिश कराया था, इंडियन अनरेस्ट उसका नाम था। और इसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि भाई वो फादर हैं इंडियन अनरेस्ट।
ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंग्लैंड गए थे और उन्होंने केस लड़ा था वैलेंटाइन शिरोल के अगेंस्ट में। तो वही पहला वाला सही है। दूसरा आता है आपका यंग इंडिया बाय महात्मा गांधी। तो वही यंग इंडिया एक वीकली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। इसके थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की जो अवधारणा है उसको और ज्यादा कंसोलिडेट करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड आता है फ्री हिंदुस्तान। ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो भाई ये आपका गलत है। इसको बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, एक पर्सनैलिटी थे, उनका नाम था तारक नाथ दास। ठीक है। उन्होंने भाई नॉर्थ अमेरिका में इस पेपर को स्टार्ट किया था। तो दिस इज फॉल्स, सॉरी दिस इज फॉल्स। और फिर केसरी तारकनाथ दास, तो भाई इसको तो स्टार्ट किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो भाई ये भी आपका गलत है। तो भाई आपके दो ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, इन द context of British administration in South India, Paraiyars and Vaniyars communities refer to the groups of, भाई ये कौन हुआ करते थे? तो भाई परैयार्स और वनयार्स जो आपके हुआ करते थे ये बेसिकली आपके लेबरर्स हुआ करते थे, मजदूरों का एक ग्रुप हुआ करता था, इन्हीं को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, विथ रेफरेंस टू द क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट वॉज सेंट टू द गेन द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर टू। तो भाई देखो क्रिस मिशन आपका 1942 के एंड में आया था, सॉरी मार्च के एंड में आया था 1942 में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भेजा था ताकि इंडियंस का कॉर्पोरेशन लिया जा सके उनके वर्ल्ड वॉर टू के एफर्ट्स के लिए। मिशन को हेड किसने किया था? सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने हेड किया था। ठीक है। वो लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन थे, गवर्नमेंट मिनिस्टर थे वॉर कैबिनेट में, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आता है, इट प्रोमिस फ्रीडम फॉर इंडिया आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो भाई ऑल सॉरी इंडियन यूनियन जो था उसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे। तो भाई यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात जो थी वो नहीं की गई थी। इसमें इंडिया अपने रिलेशंस को डिक्टेट कर सकता था कॉमनवेल्थ के साथ में, यूनाइटेड नेशंस में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन ओवरऑल डोमिनियन जो जो पैरामाउंट की रहेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी। तो भाई ये आपका क्या है? फॉल्स है। और वो थर्ड आता है, इट प्रोमिस टू कन्वीन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो भाई वॉर के बाद में इन्होंने कहा था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो न्यू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद से बनाएगी। तो भाई ये तो आपका सही था। तो भाई फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अ पावरफुल एजिटेशन लेड बाय द स्टूडेंट्स वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द इनफेमस कनिंगम सर्कुलर। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन हम कहते हैं। तो भाई किस रीजन में भाई एक बहुत पावरफुल एजिटेशन जो था स्टूडेंट्स के द्वारा लाया गया था कनिंगम सर्कुलर के खिलाफ? तो भाई ये आपका आया था असम में। ठीक है। असम में स्टूडेंट्स ने एक कनिंगम सर्कुलर हुआ करता था। उसमें स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता था कि भाई उनके जो गार्डियंस उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के अच्छे बिहेवियर के लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं गारंटीज वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो भाई ये असम में हुआ था। और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड। कुछ डिमांड्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव गिवन डिमांड्स वर पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट इंडियंस डिमांड ड्यूरिंग प्री कांग्रेस कैंपेन। कांग्रेस ने जोर पकड़ा आपका 1910 और उसके बाद में, उससे पहले की बात हम कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट वगैरह की। उस टाइम पे भाई जो कुछ डिमांड थी नेशनलिस्ट इंडियंस ने डिमांड की थी, ये उनमें से कौन कौन सी इसके पार्ट में थी? तो भाई आप लोगों को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। बहुत सारी भाई आपकी एसोसिएशन जो थी वो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म की थी। जनरली वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स जो हुआ करते थे उन्होंने कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। ठीक है। हाँ, वो पैन इंडिया नहीं थी, लोकल हुआ करती थी, रीजनल हुआ करती थी। तो भाई इनकी क्या डिमांड्स हुआ करती थी? पहली आती है भाई आपकी रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट। तो भाई ये उनकी डिमांड में शामिल नहीं था। दूसरा, नो एक्सपेंशन इन अफगानिस्तान और बर्मा। ये तो क्या बोलते हैं बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और बर्मा में आप लोग एक्सपेंशन मत कीजिए। सही। हायर एक्सपेंडिचर ऑन फेमाइन रिलीफ, ये भी भाई उनके ऑप्शन में था कि भाई जो अकाल पड़ा था उस पर आप ज्यादा खर्चा कीजिए, लोगों को अन्न वगैरह प्रोवाइड कीजिए। और द राइट्स ऑफ इंडियंस टू ज्वाइन द सेमी मिलिट्री वॉलंटियर कॉर्प्स, सॉरी, जो सेमी मिलिट्री वॉलंटियर कॉर्प्स होती थी उनको ज्वाइन करने के लिए इंडियंस को परमिशन वगैरह दी जाए, ये भी सही था। और द राइट ऑफ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस,
जजेस, कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस को क्रिमिनल केसेस में क्या करेंगे, जज कर सकते हैं। तो भाई ये सारी डिमांड्स आपकी उस टाइम की नेशनलिस्ट इंडियंस की थी। इसमें आ जाता आपका 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। सो दैट्स इट भाई, आज के लिए काफी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक। टोटल 125 क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं। एंड आई होप कि एग्जाम तक हम लोग 400-500 क्वेश्चन तो एक सब्जेक्ट के कर ही लें। बहुत ज्यादा बेनिफिट ये क्वेश्चंस आपको देंगे, तो प्लीज रात को सोने से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। आंसर की इनकी मैंने प्रोवाइड करा दी है। आपके करंट अफेयर्स भी जनवरी 2023 तक हमारे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। ज्योग्राफी के और पॉलिटी के जो नोट्स हैं उनको भी मैंने शेयर कर दिया है। तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कीजिए। और पिंड मैसेजेस में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। कई लोगों ने बैचेस के बारे में पूछा, तो भाई अगला बैच जो है भाई आपका अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, अप्रैल वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अप्रैल 24 को जो एग्जाम होगा उसके लिए बैच आपका 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, पूरे 6 महीने का नहीं होगा। और इस बार मैथ्स भी इंक्लूडेड रहेगी। इसके एनरोलमेंट सितंबर में, 3 सितंबर के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।